निखिल 35 साल का लेखक। उसने डरावनी कहानियों के दम पर ही अपना घर संभाला था। उसकी दुनिया में बस उसकी पत्नी निशा, बेटा नीलेश और बेटी निकिता ही थे। परिवार खुशहाल था, लेकिन अचानक निशा की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल के कई दौरों के बाद डॉक्टर ने बताया कि निशा की दोनों किडनी खराब हो गई है। अब उसे बचाने के लिए नई किडनी की ज़रूरत थी और इसके लिए 20 से 25 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। निखिल के पास इतने पैसे नहीं थे और उसका दिल हर दिन टूटता जा रहा था। डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया कि अगर किसी परिजन का ब्लड ग्रुप निशा से मैच कर जाए तो उससे किडनी दे सकते हैं। ये सुनते ही निखिल की आत्मा कांप उठी। अपने बच्चों के साथ ऐसा जोखिम लेना एक पिता के तौर पर वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन निशा की जान बचाने के लिए उसे हर हाल में पैसे जुटाने ही थे। निखिल ने कोशिश की कि वो अपनी डरावनी कहानियों को किसी फिल्म डायरेक्टर को बेच सके, जिससे उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाए, लेकिन सभी निर्माताएं उसे और ज़्यादा डरावनी और गहरी कहानी लिखने को कह रहे थे। उसकी पुरानी कहानियों में वो थ्रिल नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। निखिल ने तय किया कि अब उसे एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जो पहले कभी ना सुनी गई हो। उसने सोचा शायद इसके लिए उसे किसी पुरानी और भयानक जगह पर जाना चाहिए जहाँ का इतिहास ही रोंगटे खड़े कर दे। तभी उसे राजा ठाकुर की हवेली का ख्याल आया। राजा ठाकुर पुराने जमींदार थे। उनकी हवेली एक समय चमकती रहती थी, लेकिन अब वीरान हो चुकी थी। 150 साल पहले इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करते थे, जिसके किस्से आज भी गांव में सुनाए जाते हैं। कहते हैं कि राजा ठाकुर का पूरा परिवार ही एक रात में बर्बाद हो गया और उनकी आत्माएं हवेली में भटकती थे। निखिल ने बिना देर किए ही हवेली जाने का फैसला किया। वो कागज़ और पेन लेकर उस रात हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पहली बार हवेली का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल भयानक था, सन्नाटा और घुटन भरा। हवेली की हर एक दीवार पर खून के धब्बे थे, मानो ये बताने के लिए कि यहाँ एक भयानक त्रासदी घटी थी। वो जैसे जैसे हवेली में आगे बढ़ता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे दर कमरे वो एक नई कहानी ढूंढ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह हवेली खुद एक कहानी है और शायद वो यहाँ से एक कहानी लेकर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी देकर ही बाहर निकल सकेगा। उसने कहानी लिखना शुरू कर दिया और जैसे ही वो आखिरी कहानी लिख रहा था, उसे लगा अचानक हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जिंदा हो रही हों। एक तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? निखिल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो चौंक गया। उसकी कलम उसके हाथ से छूट गई और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वो खुद राजा ठाकुर के समय में था। हवेली में रोशनी थी और लोग घूम रहे थे, पर ये लोग असल नहीं बल्कि आत्माएं थी जो उस रात बर्बाद हुए लोगों की थी। निखिल ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ दब गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक किताब पड़ी थी, जिसमें पहले पन्ने पर खून से लिखा था, मैं निखिल मेहरा इस किताब को लिख रहा हूँ ताकि मेरी निशा बच सके। राजा ठाकुर की आत्मा इस हवेली में रहती है
और जो भी लेखक यहाँ आएगा वो मेरी आखिरी कहानी यहीं लिखेगा। कहते हैं उस दिन के बाद से निखिल की कोई और खबर नहीं मिली। उसकी किताब की आखिरी कहानी तो अधूरी रह गई, पर उस किताब की बिक्री से निशा की किडनी का इंतज़ाम हो गया। उसके पास एक अज्ञात स्रोत से पैसे आए और उसकी जान बच गई। गांव वालों का मानना है कि निखिल की आत्मा भी अब हवेली में ही भटकती है, अपने अधूरे काम की पूर्ति के लिए वहीं किसी लेखक का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़कर ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आखिरी लोकल भी छूट ही जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने बढ़ रहे थे। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ ही गया। रोज़ जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है कि उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर हाँफते हाँफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर रोज जाकर रोज वाली अपनी सीट पर कोने में खिड़की के पास जाकर बैठ गया। बाहर बरसात हो रहे थे। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें और उसकी रूह को काफ़ी सुकून दे रहे थे। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक ज़ोर से बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन को पकड़ने से पहले लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नज़र घुमाकर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट डब्बा खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज़्यादातर लोग जल्दी ही निकल गए होंगे, इसीलिए डब्बा खाली है। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा आंखें बंद की और सोने चला गया। ट्रेन में ही सफ़र करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा फिर से पूरा का पूरा डब्बा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया, तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ गई कहाँ। यही सोचते सोचते जब उसने नज़र घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने दिखा। तो उसने देखा कि दूसरी तरफ मुंह करके एक आदमी बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डिब्बा भरा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो वो बोल पड़ा, 20 साल से इसी डिब्बे में जाता हूँ। रात 12 बजे के बाद बाबूजी, इंसान तो क्या कोई परिंदा भी इस डिब्बे में पर नहीं मारता। कहते हैं भूतिया डिब्बा है। तुषार को ये बात बहुत ही बेतुकी सी लगी। उसने कहा, भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात में इसी डिब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ये ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। उसने आगे बताना शुरू किया, साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से
ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं भी सो ही गया। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, मगर वो बड़ा ही लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी अपना पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने उसका भयानक चेहरा देखा। टूटा हुआ, अधकुचला, उसके सर से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूँ। मेरी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उस आदमी ने पकड़कर मुझे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उनसे पानी की बोतल ली। दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा। तो एक बार फिर मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहाँ था ही नहीं। मैं कुछ कहूँ या करूँ इससे पहले ही आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मैं यहाँ हूँ गेट के पास। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया और बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। मैं 2 मिनट के लिए वहाँ से हिल नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा। सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तभी मेरे कानों में पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। उस आदमी ने आगे हाथ बढ़ाया। मैं उसे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये मुझे उस दिन समझ आया। मैं एक छलांग से सीट से उठकर सीधे दरवाजे तक आया और किस्मत भी साथ थी कि उसी वक्त मेरा स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा रहा। वो आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हो गई मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं बेहोशी से जागा। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नज़ारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई देने लगी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था
मैं गेट के पास पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये लीजिए 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपना हाथ झटक कर कहा, नहीं नहीं, तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम दूर रहो। वो आदमी जो अभी एकदम ठीक था वो अचानक से बोला, आज तू नहीं बच पाएगा, आज तेरा खेल खत्म। इतना कहकर वो आदमी एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ गया और उसने दोबारा से नीचे छलांग लगा दी। मैं इस बार भी भौचक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार वो आदमी मुझे क्यों दिख रहा है और बार बार ट्रेन से नीचे कूदने के बाद वो वापस कैसे आ जाता है। मगर तभी पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ पांव जैसे मेरे वश में नहीं हो। मैं एकदम से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। दरवाजे के छोर तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर पर से वश पूरी तरह से छूट गया था। मैं अपने आप के कंट्रोल में नहीं था और तभी एकदम से मैंने नीचे छलांग लगा दी। इतना कहकर वो आदमी रुक गया। उस आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म कर दी। आप बीती खत्म होने के बाद तुषार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियाँ आप बड़े अच्छा सुनाते हैं। वैसे ये 4 दिन पहले की बात है ना? अगर आपने ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी तो फिर आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आप तो ज़िंदा ही नहीं होते, ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी। तो फिर उस आदमी ने बीड़ी फेंकते हुए तुषार की ओर देखा और कहा, किसने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ? ये सुनकर तुषार को दोबारा से हंसी आ गई। उस आदमी ने भी मुस्कुरा दिया। वो आदमी अपनी सीट पर से उठकर वहाँ से दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसके जैकेट के पॉकेट में से अखबार का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तुषार ने उस टुकड़े को उठाया और उस आदमी को देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उस आदमी ने एकदम से ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। तुषार ये देखकर सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो वहीं पर जैसे जम सा गया। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में उस अखबार के टुकड़े पर पड़ी तो उसमें उसने देखा कि वो अखबार 4 दिन पहले का है। उसमें आर्टिकल छपा था, एक इंसान ने ट्रेन से कूद कर की आत्महत्या, और उस इंसान की तस्वीर भी छपी हुई थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो अभी तुषार को कहानी सुना रहा था और जिसने अभी अभी ट्रेन से छलांग लगाई। तुषार की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने जो सब कुछ कहा वो सब सच था। मगर इतने में ही तुषार का स्टेशन आ गया। तुषार जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरा और ओवरब्रिज पर चढ़ते चढ़ते उसने वापस से ट्रेन की ओर देखा तो पाया कि वही शख्स जो कुछ देर पहले ट्रेन से नीचे कूदा था वही ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा तुषार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। इसके बाद तुषार भागते भागते तुरंत अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद से उसने उस ट्रेन में कभी भी पैर नहीं रखा।